नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेके आया हूं। आज के अपराध की घटना बताने से पहले मैं बता दूं कि 2 दिन पहले मैं चंडीगढ़ में आयोजित इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल लिटराटी में मेरा आमंत्रण था। मैं वहाँ गया और बड़ी खुशी हुई ऐसे लेखकों को जिनकी किताबें अभी हाल में प्रकाशित हुई हैं और जिनका रिस्पांस अच्छा है, ऐसे लोगों को वहाँ आमंत्रित किया गया था। वहाँ की एसीएस हेल्थ, एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य श्रीमती मिश्रा, जो पिछले 13 सालों से ये इंटरनेशनल फेस्टिवल बुक फेस्टिवल करती आ रही हैं, लिटरेचर फेस्टिवल करती आ रही हैं, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। और हमारे पैनल में महाराष्ट्र की आईपीएस अधिकारी मीरा चड्ढा बोनवरकर, श्रीमती मीरा चड्ढा बोनवरकर, ये भी हमारे पैनल में थी। बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। उनकी एक किताब मैडम कमिश्नर अभी हाल में रिलीज़ हुई है और बहुत चर्चा में है। जब वो पुलिस कमिश्नर पूना की हुई थी, उसके तमाम इंसिडेंट्स उन्होंने कोट किए हैं, पुलिस की वर्किंग के भी और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के भी। इसके साथ साथ हमारे किस्सा गोई परिवार के कुछ लोग वहाँ आए थे मिलने। कुछ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स आए थे, 3, जिनमें एक बच्ची भी थी, और जो जिन्हें एक्सपेक्टेड है कि वो इस बार मेंस क्वालिफाई करेंगे। पिछली बार भी किया था मेंस क्वालिफाई, इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उन्हें कुछ टिप्स, चूँकि वो किस्सा गोई फॉलो करते रहते हैं, तो उन्हें ये जानना था कि आखिरकार क्या कमी रह गई होगी मुझ में जो नंबर कम मिले हैं। तो बहरहाल इतने लोगों से वहाँ मुलाकात हुई, तमाम लेखकों से मुलाकात हुई, क्राइम पर चर्चा करने वालों से मुलाकात हुई। वहाँ मिलने के लिए पंजाब की एडीजी जो गोरखपुर की रहने वाली हैं, संभवतः मीरा राव उन्होंने नाम बताया था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो वो भी आई थी। बोनवरकर मैडम से और मुझसे उन्होंने मुलाकात की, अच्छा लगा उनको। तो इस तरह से, और उसकी कुछ फोटोग्राफ अभी ऑफिशियली तो जो फोटोग्राफ वो भेजेंगे वो मैं ज़रूर आपको दूंगा, लेकिन कुछ फोटोग्राफ वहाँ की मुझे भेजी गई हैं जो लोगों ने मोबाइल से ली थी, वो मैं आज कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा। इधर जो स्टॉक्स में जो हुआ है, जो रिलीज़ होने वाला है अगले हफ्ते में, उसकी भी ऑफिशियल फोटोग्राफ्स आ गई हैं। 1-2 दिन में मैं उनको भी पोस्ट करूँगा। आज का वाकया कुछ इस तरह से है। उत्तर प्रदेश के जिले गोरखपुर में 12 मार्च 2023 को तिवारीपुर थाना क्षेत्र से सूर्य कुंड इलाके में से एक फ़ोन आया थानाध्यक्ष को। उसने अपना नाम प्रशांत गुप्ता बताया। उसने कहा, साहब हम सूर्य कुंड में रहते हैं, मेरे पिता की एक छोटी सी परचून की दुकान है, 2 अन्य दुकानें हैं जो किराए पर हैं, और मैं आज घर आया था तो मेरे घर पर मेरी दादी नहीं थी और मेरे पिता नहीं थे। मेरे भाई मौजूद थे, बड़े भाई जिनका नाम प्रिंस गुप्ता है। मैंने उनसे पूछा कि दादी और पापा कहाँ हैं, तो प्रिंस ने ये बताया कि दादी तो चाचा के यहाँ चली गई हैं, लेकिन पिताजी कहीं चले गए, मुझसे बताकर नहीं गए हैं। फिर उसे जब घर के भीतर घुसा तो वहाँ पर खून के निशान बहुत जगह पड़े हुए मिले। उसने पूछा कि ये खून के निशान काहे के हैं, तो उन्होंने कहा बिल्ली ने कोई जानवर पकड़ लिया था, ये उसी के खून के निशान हैं। लेकिन इतने खून के निशान अलग अलग जगह पर देखकर वो सशंकित था। एक शंका उसको इसलिए भी थी कि शाम को जब वो घर पर आया था तो उसको इसने बड़े भाई ने कहा, सनी गुप्ता ने, कि प्रिंस गुप्ता ने, कि तुम भीतर जाओ, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और जैसे ही वो भीतर गया, उसने बाहर से कुंडी बंद कर दी। थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आया, कुंडी खोली
तभी उसने ये पूछा कि पिताजी और दादी कहाँ हैं। बहरहाल छोटे भाई प्रशांत ने ये फ़ोन किया कि घर में खून के निशान, दादी चाचा के यहाँ से आ गई। उनसे भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा जब मैं गई थी, बल्कि बड़े भाई ने ही यानी प्रिंस गुप्ता ने ही कहा था कि आप कुछ देर के लिए चाचा के यहाँ चली जाइए, आपका थोड़ा मन बहल जाएगा। और मैं गई। 2 घंटे बाद उनके यहाँ से लौट के आई तो फिर मैंने भी देखा, मेरे इसके छोटे भाई प्रशांत ने बताया, प्रिंस के छोटे भाई ने, कि घर में कहाँ कहाँ खून के निशान हैं। उसने पुलिस से ये कहा कि मुझे शंका है कि मेरे भाई के साथ कोई वारदात हुई है और ये बात मेरा बड़ा भाई ही जानता है। पुलिस खैर मौके पर पहुंच गई। पता ये लगा कि उनके पिता मधुर मुरली गुप्ता, जिनकी उम्र 62 साल थी और जिनकी पत्नी का पहले देहांत हो गया था, उनकी माँ हीरामणि देवी, वो खुद और 2 बच्चे उस घर में रहा करते थे। एक बच्चे ने बता ही दिया कि हम आए तो मुझे भीतर बंद कर दिया। फिर उसके बाद खून के निशान मिले। खून के निशान के बारे में पूछने पर इन्होंने अनाप शनाप जवाब दिए और मुझे शंका है कि वो इसको ही पता होगा कि वो कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ है। पुलिस ने उसे पूछताछ शुरू की। सामान्य पूछताछ वो करते रहे और वही बात जो उसने भाई को बताई थी वही बताता रहा। और फिर उसके बाद उसने कहा कि वो चले कहाँ गए ये मुझे नहीं पता, वो अचानक चले गए। फिर उसने कहा, जब पुलिस ने फिर दूसरे तरीके से पूछना शुरू किया तो उन्होंने कहा सब फला जगह चल के देख लीजिए, वहीं मिलेंगे फला जगह। और वो कई घंटे तक पुलिस को घुमाता रहा। पुलिस भी परेशान हो गई और इस नतीजे पर पहुंची कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जो ये बड़ा लड़का प्रिंस कुमार गुप्ता ही जानता है। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था पहले ही। पुलिस ने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया। बहुत ज़्यादा देर तक प्रिंस टिक नहीं पाया और उसने पूरी बात बताई। उसने कहा कि हाँ, मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है। पिता की हत्या करने के बाद एक छोटे बैग में उनकी लाश रखने की कोशिश की, लेकिन वो सूटकेस छोटा था। बाद में मैंने उनको एक चद्दर में लपेटा और लपेट के घर के पीछे थोड़ी दूर पर जो नाला बहता है वहाँ पर फेंक दिया था। और जब मैं लेके उसे निकल रहा था पिता की बॉडी को उसमें लपेट के, तभी भाई के आने की आहट हुई। मैंने उसको छिपा दिया और जब वो भाई भीतर गया तो बाहर से कुंडी चढ़ा दी कि कहीं इसकी निगाह न पड़ जाए। और फिर मैं उसको डिस्पोज करके नाले में फेंक कर चला आया। पुलिस उसको लेकर नाले पर गई जहां पर उसने पिता के शव को फेंकना बताया था और पुलिस को शव भी मिल गया। पुलिस ने कारणों में जानना चाहा कि आखिरकार ये क्या बात है। तो ये पता लगा, प्रशांत ने बताया कि मेरे भाई प्रिंस इस समय बहुत कर्जे में डूबे हुए थे। उसने एक बाइक इंडसइंड बैंक से फाइनेंस करा के खरीदी थी, लेकिन उसकी ईएमआई नहीं जमा कर पा रहा था। कुछ दिन पहले ही बैंक वालों ने वो बाइक अपनी, आप जानते हैं अगर फाइनेंस से बाइक या 4 व्हीलर खरीदी गई है और आप ईएमआई जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उनका पूरा एक टीम होती है जो रिकवरी टीम बोलते हैं, उसको रिकवर करके ला के उसे रख दिया। ये पूछने पर कि प्रिंस क्या करता है तो उसने बताया कि प्रिंस उर्फ संतोष कोई काम नहीं करता, जबकि छोटा भाई प्रशांत भलोटिया मार्केट की एक सर्जिकल शॉप पे नौकरी करता है। उसके इसी व्यवहार से दुखी होकर अभी 5 साल के उसके बेटे को लेकर उसकी पत्नी शाहपुर इलाके के राम जानकी नगर में उसका मायका था, वो चली गई और फिर लौट के नहीं आई। बात बात पर मारना, पीटना और पैसे के लिए तंग करना कि तुम अपने घर से ले आओ, मैं ये बाइक छुड़वा लूं। इसलिए घर में सिर्फ दादी, पिता और छोटा भाई रहते थे। घटना वाले दिन के लिए दादी ने यह बताया कि पूरे दिन प्रिंस
रुपए को लेकर अपने पिता से झगड़ा कर रहा था। घर में काफ़ी टेंशन हो गई थी। प्रिंस ने शाम को खुद ही अपने दादी से कहा कि दादी, आप कुछ देर के लिए चाचा के घर चली जाओ, आपका मन बहल जाएगा। मैं भी उसकी बातों में आ गई और अपने छोटे बेटे के घर चली गई। इसी बीच देर शाम मधुर मुरली घर में पूजा कर रहे थे और तभी प्रिंस घर में मसाला पीसने वाले सिलबट्टे वाले बट्टे से आया और उसने पीछे से सिर पर वार किया। उससे पूछा गया प्रिंस से कि आखिर कैसे मारा, क्योंकि गर्दन उनकी धड़ से अलग थी। उसने बताया कि पहले मैंने सिलबट्टे से उनको मारा, वो गिर गए, फिर चेहरे को उसी बट्टे से खूब अच्छी तरह से जिसको कहते हैं कि कूच दिया, ताकि उनके बचने की कोई संभावना न रहे। उसके बाद फिर वो उसके दिमाग में ये था कि हम बॉडी को जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो गर्दन को कहीं और फेंकेंगे, धड़ को कहीं और फेंकेंगे तो शिनाख्त नहीं हो पाएगी और पुलिस उनको अलग अलग जगहों पर ढूंढती रह जाएगी। वो सब्जी काटने वाला चाकू भीतर से उठाकर ले आया और वो तेज चाकू, सब्जी का मामूली चाकू, मैं फोटोग्राफ उसकी पोस्ट करूंगा, आप देखिए कि जब उसने काटने की कोशिश की तो कई जगह से वो टेढ़ा हो गया। फिर वो आरी ब्लेड ले आया, वो जो ऐसी आरी होती है जिसमें अलग अलग ब्लेड लगाए जाते हैं किसी से लकड़ी काटने के लिए, ज़्यादातर कारपेंटर लोग इस्तेमाल करते हैं। और किसी किसी में वो आरी अलग नंबर की आरी लगती है, जो पत्ती है उसकी वो लगती है, जो लोहे को भी काटने का काम करती है। वो आरी ब्लेड लेकर आया और गर्दन को सिर से अलग कर दिया। फिर उसने छोटे भाई का एक सूटकेस लिया, उसके सभी कपड़े निकालकर उसके कमरे में फेंक दिए और फिर पिता की लाश को सूटकेस में बंद करने का प्रयास करता रहा कि सूटकेस में उसको बंद कर देंगे और पॉलीथीन में इनका सिर रख लेंगे और किसी वाहन से या कहीं दूर ले जाकर दोनों को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। लेकिन जब सूटकेस छोटा था तो इस वजह से वो पूरा बंद नहीं हो रहा था, तो उस खुले हुए सूटकेस में ही वो बॉडी रख के पॉलीथीन में अलग से सिर रख के और उसको एक चद्दर में, घर की ही एक चद्दर में बांध लिया। नीचे पहुंचकर वो रिक्शा ढूंढ रहा था कि रिक्शा आ जाए तो उसी पर इसको रख कर, क्योंकि तब वो बॉडी की शक्ल में बाहर से नहीं दिखेगा, वो सूटकेस की शक्ल में दिखेगा। हो सकता है हाथ और पैर थोड़े बाहर हों, तो बाहर से या आगे पीछे चलने वाले, बगल से चलने वाले ये गेस नहीं कर पाएंगे कि इसमें डेड बॉडी है। जैसे ही छोटा वाला भाई आया, प्रिंस ने उसे ऊपर जाने को कहा कि तुम ऊपर जाओ। छोटे भाई के अंदर जाते ही घर का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया प्रिंस ने और शव को लेकर ठिकाने लगाने चला गया। प्रशांत जब घर के अंदर पहुंचा, यानी छोटा भाई, तो उसे पूरे घर में खून के धब्बे दिखाई दिए। इस वजह से वो शोर मचाने लगा। इस बीच थोड़ी देर बाद पिता का शव ठिकाने लगाने के बाद प्रिंस भी लौट आया और पूछने पर यह बताया कि दादी तो चाचा के घर गई हैं, पिताजी कहाँ गए ये पता नहीं है। खैर, गिरफ्तार कर लिया गया, हल्ला हुआ, अखबारों में निकला और एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने फिर ये सूचना दी कि अपराधी को पकड़ लिया गया है, इसी उसके बेटा ही उसका अपराधी है और पिता के शव को बरामद कर लिया गया है। देर रात बाद जब पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आई तो परिवार के पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे। 2 बेटे, एक दादी और एक मृतक, एक दुकान जिसमें छोटी सी परचून की दुकान थी और 2 दुकान और जो किराए पर थी। छोटे भाई ने अपना पूरा घर खंगाल लिया, लेकिन सिर्फ 800 रुपए मिल पाए। ऐसे में दरवाजे पे रखी लाश का अंतिम संस्कार करने का भी संकट खड़ा हो गया। मोहल्ले के लोगों को जब पता लगा तो उन्होंने चंदा जुटाना शुरू किया। साथ ही पड़ोस में रहने वाले मृतक के भाई, यानी हत्यारे प्रिंस और उनके भाई प्रशांत के सगे चाचा, उनको भी कहा गया कि भाई आपका सगा भाई
दरवाजे पर पड़ा हुआ है, आप उसकी अंत्येष्टि का इंतज़ाम करिए, आप ही उसकी अंत्येष्टि करा दीजिए। लेकिन उन्होंने भी अंतिम संस्कार से किनारा कर लिया, इसलिए कि उसमें पैसा खर्च हुआ। कुल 1000 रुपये बामुश्किल तमाम उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए दिए और उसके बाद चंदा लगाकर राजघाट पर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया गया। आज की घटना देखिए, घर में अंतिम संस्कार के लिए ढूंढने पर सिर्फ 800 रुपये मिले। ये बात पूरा घर जानता था कि घर में पैसों की बहुत तंगी है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, किसी तरह गुजारा हो रहा है। फिर भी हत्यारे बेटे की जिद कि ईएमआई का पैसा दो ताकि हम अपनी मोटरसाइकिल को बैंक के कब्जे से छुड़ा कर ले आएं, हमें वो मोटरसाइकिल रिलीज करानी है। पिता ने वही बात कही कि यहाँ खाने के पैसे नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से 2 जून का खाना सबके लिए हो पा रहा है और ऐसे में तुम ईएमआई की बात करते हो। लेकिन प्रिंस को ये हमेशा लगता रहा कि जानबूझकर पैसे नहीं दे रहे हैं उसके पिता, और उनके पास पैसे हैं, जरूर पैसे हैं। वो यही कहता था कि 2 दुकानों का किराया, किराने के दुकान का फायदा, ये सब होने के बाद भी ये पैसों को देने में आनाकानी कर रहे हैं। उसके सर पर खून सवार हो गया और उसने बाप की, पिता की ऐसी निर्मम हत्या की कि दुश्मन भी ऐसी हत्या नहीं कर सकता। अब इस तरह बच्चे जब माँ बाप की हत्या करते हैं तो हमारे यहाँ तो कोई डाटा इसका उपलब्ध नहीं है। मैंने इस पर जब जानकारी करनी चाहिए कि आखिरकार ये क्या है, तब ये पता लगा कि ये पैरिसाइड इसे कहते हैं। जब अपने बायोलॉजिकल रिलेशन के, अपने जन्मे हुए लड़का या लड़की माँ बाप की हत्या कर देते हैं तो उसे पैरिसाइड कहते हैं। पैरिसाइड के 2 प्रकार बताए गए, पैट्रिकाइड और मैट्रिकाइड। पैट्रिकाइड वो जिसमें बच्चों ने पिता की हत्या की हो, और मैट्रिकाइड वो जिसमें माँ की हत्या की गई हो। इसके लिए जो फेमस एक कोट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च हुई है और बहुत ही गंभीर रिसर्च हुई है पैरिकाइड की, कि पैरिकाइड पर आप नेट पर जाकर इसे खंगाल सकते हैं। तो इतिहास में 1872 के लिजी बोर्डेन का मामला, जो पैट्रिकाइड या पैरिसाइड से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद तमाम रिसर्च शुरू हुई, उसमें कहा गया है कि लिजी बोर्डेन ने एक कुल्हाड़ी ली और अपनी माँ पर 40 वार किए। उसके बाद उसे ये लगा कि अरे ये मैंने क्या किया, माँ से मेरा बहुत लगाव था, मैंने 40 वार करके उन्हें काट दिया, इससे ज़्यादा सज़ा तो बाप को मिलनी चाहिए थी। वो मुझ पर बहुत प्रतिबंध लगाता था। उसने अपने बाप को 41 बार कुल्हाड़ी के टुकड़ों से काटा। तो ये 1872 की बात है। 1989 में बेवर्ली हिल्स के मेनेंडेज ब्रदर्स का भी एक ऐसा ही मामला आया, जिन्होंने अपने माता पिता को पैसे हासिल करने के लिए ऐसी निर्मम हत्या की कि लोगों की रूह कांप गई, जो मौके पर इस हत्याकांड को देखने गए, चाहे वो पुलिस वाले हों चाहे पड़ोसी हों। इस तरह का अपराध दुर्लभ अपराध है, ऐसा रिसर्चर्स ने बताया। रिसर्च के आंकड़ों में कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में 2002, 2003 और 2011-12 इस वर्ष के बीच में 132 अपराधियों द्वारा पैरिसाइड की 128 घटनाएं की गईं, जो प्रतिवर्ष लगभग 14 मामले हैं, जबकि यूनाइटेड किंगडम में यह माना जाता है कि लगभग 9 हत्याएं जो जैविक पुत्र या पुत्री है वो अपने माता पिता की करती हैं। और कनाडा में 2015 की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आंकड़ा प्रतिवर्ष करीब 29 मामले का
होता है। लॉयल और एरिक मेंडेज, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि उन्होंने अपने माता पिता जोस और किटी मेंडेज की उनके धन तक पूरी पहुंच प्राप्त करने के लिए एक क्रूर और स्वार्थी कार्य में गोली मारकर हत्या कर दी। मेनेंडेज भाइयों का बचपन विशेषाधिकार प्राप्त था और वे बिगड़ैल बच्चों के रूप में बड़े हुए थे। वे बिना किसी कार्य नीति के आलसी थे और स्वयं कोई प्रयास किए बिना केवल अच्छा जीवन जीना चाहते थे। उनके पिता जोस मेनेंडेज वो सख्त थे और लड़कों में कुछ अनुशासन लाने के प्रयास में उनके रवैये और व्यवहार के कारण उन पर आंशिक प्रतिबंध लगाना उन्होंने शुरू किया। हत्याओं से पहले के महीनों में लॉयल और एंड्रिक मेनेंडेज ने अपने माता पिता के दोस्तों के घरों को निशाना बनाना शुरू किया, जिनको वो जानते थे कि ये मेरे माँ के या पिता के दोस्त हैं, फ्रीक्वेंट करते हैं, आते जाते हैं, हाल समाचार लेते हैं। उनके यहाँ पैसों की किल्लत में उन्होंने उनके घर में चोरियां शुरू की। नकदी और आभूषण उन्हें आराम से मिलते गए और वो उन्हें बेच के ऐशो आराम करते रहे। 20 अगस्त 1989 को मेनेंडेज भाइयों ने अपने माता पिता की उस समय गोली मारकर हत्या की जब वो दोनों टेलीविज़न देख रहे थे। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए बार बार गोलियां चलाईं कि इनको अधिकतम पीड़ा हो और बचने की कोई संभावना न रहे। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और दावा किया कि वो अभी अभी घर आए हैं और एक भयानक दृश्य देख रहे हैं, भीतर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, कृपया बाहर आइए, कृपया मौके पर आइए, ऐसा पुलिस को फ़ोन किया। हत्याओं के बाद हफ्तों में पुलिस जासूसों के सामने वो टूट गए और फिर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उन्हें बेतहाशा खर्च करने की आदत थी और हम लोगों ने ये सोच के हत्या की थी कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अपने माता पिता को मारने वाले बेटों और बेटियों की विशेषताओं का अध्ययन डॉक्टर सारा वेस्ट और डॉक्टर मेंडल फेल्डशर द्वारा करंट साइकेट्रिक में प्रकाशित पेपर में किया गया है। आपको भी कभी मौका मिले तो इसे पढ़िएगा, मैंने आज इसे पढ़ा है। उन्होंने अपने विश्लेषण में न केवल अपराधियों और पीड़ितों की एक सामान्य विशेषताओं को बताया है, बल्कि इनका रुझान कैसे हत्या की तरफ चला जाता है माँ बाप की, वो भी बहुत डिटेल में बताया है। ये भी बताया है कि अधिकांश पैरिसाइड अपराधी पुरुष हैं और बेटे आमतौर पर अपनी माँ के बजाय अपने पिता को मारते हैं। अधिकांश मामलों में ये पैरिसाइड्स वयस्क अपराधी हैं। वे सक्षम हैं और किसी भी तरह का डिसीजन लेने में खुद सक्षम हैं और पिता को उन्होंने मारा है। वर्षों से केस अध्ययन से विकसित ये श्रेणियाँ बहुत उपयोगी हैं, लेकिन मानव व्यवहार जटिल है और अक्सर एक दूसरे की सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से फिट नहीं होते, ऐसा इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। उनका ये कहना है कि डॉक्टर हेड ने बताया है कि पैरासाइट के प्रकार को तय करने के लिए महत्वपूर्ण विचार हत्या की प्रेरणा है। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि अपनी संतानों से व्यवहार सामान्य और मित्रवत रखना चाहिए। बार बार प्रतिबंध लगाने और उनको अनुशासन में रखने की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण बच्चों की प्रवृत्ति पैरासाइट की तरफ बढ़ने लगती है और वे माता पिता की हत्या करने में भी बिल्कुल हिचकते नहीं हैं। इसलिए बच्चों की परवरिश और उनके बड़े होने पर जो व्यवहार है उस पर नज़र रखें और दोस्ती की भावना से ही व्यवहार करें।
आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।